हाय स्टूडेंट्स। आई होप तुम सब बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का बीसी शर्मा एजुकेशन क्लासेस की टारगेट नीट के बायोलॉजी के जैव अणु के तीसरे पार्ट में यानी तीसरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने जैव अणु की बात कर रहे थे और अपन ने जो दूसरी क्लास थी जैव अणु की उसके अंदर अपन ने ड्यूट्राइन के बारे में पढ़ा था, एमिनो अम्लों से प्रोटीन के निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज अपन एमिनो अम्लों के और अपन ने लास्ट में बताया था कि जो अगली क्लास होगी उसमें अपन एमिनो अम्लों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज वहीं से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं जैव अणु। अब देखो, जो एमिनो अम्ल होते हैं वो मुख्यतः 20 प्रकार के होते हैं और 21 और 22वां एमिनो अम्ल भी आ गया है, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। 21 और 22वां एमिनो अम्ल होते हैं। अपन मुख्य रूप से 20 एमिनो अम्लों का वर्गीकरण करेंगे और 21 और 22 वाले का नाम अपन देख लेंगे। तो चल तो स्टार्ट करते हैं। 20 एमिनो एसिड का वर्गीकरण। अब अपन ने पहली क्लास में देखा था कि जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं उनका वर्गीकरण किसके आधार पर ये एमिनो अम्ल एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसका जो कारण था वो एल्काइल समूह यानी कि आर समूह था। एमिनो अम्लों के अंदर एक तो COOH समूह पाया जाता था, एक NH2 क्षारीय समूह पाया जाता था, एक आर समूह पाया जाता था और एक हाइड्रोजन समूह पाया जाता था। तो जो आर समूह होता था उसी के आधार पर एमिनो अम्ल भिन्न भिन्न होते थे एक दूसरे से। तो जो 20 एमिनो अम्लों का जो वर्गीकरण होता है वो आर समूह है। आर या इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल। किसके आधार पर, आर या एल्काइल समूह के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एल्काइल समूह के आधार पर या आर समूह के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे एक नंबर वर्गीकरण के अंदर अपन बात करते हैं तो पहला जो एक नंबर आता है वो किसके आधार पर आता है, किसके आधार पर आता है, आर समूह है। यदि आर समूह ध्रुवीय है यानी कि पोलर है, ध्रुवीय यानी कि पोलर और आवेश युक्त यानी कि चार्ज। अब आवेश भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर। और ध्रुवीय, ध्रुवीय यानी कि जो जल में घुलनशील हो। क्यों, जल में घुलनशील हो, जो जल में घुल जाता हो वो होता है ध्रुवीय। जो जल में नहीं घुल पाता है वो अध्रुवीय हो जाता है। अब जो आवेश के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्षारीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल एसिड, और दूसरा होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय एमिनो एसिड। यानी कि ध्रुवीय जो जल में घुलनशील हो, और आवेश आर समूह को किसके आधार पर, आर समूह को पहले किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ध्रुवीय प्लस आवेश। आवेश यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी कि एक क्षारीय एमिनो एसिड और एक अम्लीय एमिनो एसिड। क्षारीय एमिनो एसिड यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, और अम्लीय यानी कि H प्लस ग्रहण करने की क्षमता इसकी बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ रहा है। ये क्या है, H प्लस देने की क्षमता इसकी बढ़ रही है
यानी कि ये इस पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो चलो पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर पे। इसको मैं मिटा देता हूँ। 20 एमिनो अम्ल के वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं, पता है। तो जो पहला होता है वो होता है, पहला जो अपन ने देखा अभी, क्षारीय एमिनो एसिड। क्या देखा, क्षारीय एमिनो एसिड। अब जो क्षारीय एमिनो एसिड, यानी कि मैंने अभी बताया था कि क्षारीय क्या करेंगे, NH2 क्षार एमिनो अम्ल के अंदर कौन सा समूह था, ये NH2 ये वाला समूह था, जो क्या कर रहा था, H+ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा रहा था। यानी कि ये क्षारीय समूह तो H+ ग्रहण करेगा, और जब ये H+ ग्रहण करेगा तो इस पे क्या चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था। तो यानी कि पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन था, ये COO, ये NH3 समूह था अपना, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव था, इधर R समूह है और इधर H समूह है। यानी कि कौन से समूह के आधार पर भिन्न भिन्न होंगे, R समूह के आधार पर एमिनो एसिड भिन्न भिन्न होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, क्षारीय एमिनो एसिड के अंदर एक NH3 समूह तो है, एक OO- समूह है, यानी कि ये कौन सा आयन है, ज्यूट्राइन है। कौन सा आयन है, ज्यूट्राइन है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, एक NH3 समूह तो ऑलरेडी है, अलग से एक NH3 वाला समूह है, NH3 वाला समूह है, वो भी किससे जुड़ जाता है, R समूह से जुड़ जाता है। यानी कि जो धनात्मक चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। और अपने देखा था जो क्षारीय एमिनो एसिड था उसके अंदर धनात्मक चार्ज बढ़ रहा था। तो इसके अंदर देखो NH3 के अंदर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि हो क्या रहा है, इसके अंदर एक तो क्या है COO- और दो क्या है NH3+, यानी कि धनात्मक चार्ज इसका बढ़ रहा है। यानी कि ये कौन से हो गए, क्षारीय एमिनो एसिड। इसी क्षारीय एमिनो एसिड, कौन से एमिनो एसिड, जिसके अंदर दो तो NH3+ वाले समूह होते हैं और एक COO- वाले समूह होते हैं, यानी कि धनात्मक चार्ज ज्यादा होते हैं, उसको क्षारीय एमिनो एसिड कहा जाता है। और यदि अपन इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं। इसकी बात करते हैं आर्जिनिन, दूसरा होता है लाइसिन, और तीसरा होता है, ये सबसे अधिक क्षारीय, ये मध्यम वाला, और एक होता है स्टीडीन, जो कि सबसे कम क्षारीय होता है। यहां से नीट में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल पे, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल इसके, सीधा एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एमिनो एसिड क्षारीय है, कौन सा एमिनो एसिड अम्लीय है, कौन सा एमिनो एसिड उदासीन है, कौन सा एमिनो एसिड अनचार्जेड है, कौन सा एमिनो एसिड चार्ज है, इससे पूछा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आर्जिनिन, लाइसिन और स्टीडीन। क्या बताया वापस देखो, क्षारीय एमिनो एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये इनके अंदर H+ ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जो एक NH3 तो पहले से है, एक COO- पहले से है, R समूह से एक NH3 पॉजिटिव वाला समूह जुड़ जाता है, इसलिए इसका चार्ज बढ़ के पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि दो तो पॉजिटिव वाले समूह हो गए और एक इसका कौन सा वाला समूह हो गया, COO- वाला समूह हो गया। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो अपन देखें, इसका हो गया। अब देखो, इसको मैं एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं, और यहाँ पे क्षारीय की जगह अब क्या कर देंगे अपन, अम्लीय एमिनो एसिड, क्या कर देंगे, अम्लीय एमिनो एसिड, क्या कर देंगे, अम्लीय एमिनो एसिड, यानी कि एसिडिक एमिनो एसिड। अब देखो इसके अंदर से यहाँ पे ये समूह न होकर अब कौन सा समूह आ जाएगा इसके अंदर, अम्लीय है तो अपन को साफ पता है कि यानी कि अम्लीय है तो यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ जाएगा, COO- वाला समूह जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निकल, यहाँ कट के क्या हो जाएगा, इधर दो दो, और इधर क्या है एक, यानी कि इसके अब एग्जाम्पल क्या हो गए। और सीधा सन 2019 के अंदर
हाँ 2020 के अंदर यहाँ से सीधा सीधा दो क्वेश्चन आए थे। दो क्वेश्चन तो, हाँ एक क्वेश्चन तो था बायोलॉजी का, एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, जो दोनों एग्जाम्पल इसी के थे जो पूछे गए थे नीट 2020 के अंदर एग्जाम्पल। और इसके जो दो एग्जाम्पल होते हैं ग्लूटामिक एसिड, यही अपन इसको ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, एस्पार्टेट ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और इसको एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए, यहाँ से सीधा नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या हुआ, एसिडिक एसिडिक एमिनो एसिड के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर H+ देने की क्षमता होती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक तो ज्यूट्राइन है, कॉमन ज्यूट्राइन है, प्लस एक क्या होगा COO- R समूह से जुड़ जाएगा, यानी कि H+ देने के वाला समूह जुड़ जाएगा। लेकिन दो तो COO- वाले हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और एक NH3 वाला समूह हो गया। इसके जो एग्जाम्पल है वो मैंने लिखा है ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, और दूसरा लिखा है एस्पार्टिक, 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 हाँ एस्पार्टिक लिख सकते हो आप इसको, एस्पार्टिक, एस्पार्टिक या एस्पार्टिक एसिड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, मिटा दिया। इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब देखो, जो दूसरा प्रकार होता है इसका एमिनो एसिड का, वो किसके आधार पर बांटा गया था, पहला तो अपने पढ़ लिया। दूसरा जो आर समूह है, दूसरे आधार पर इसको बांटा गया है। आर समूह है वो तो क्या होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ध्रुवीय, यानी कि पोलर होना चाहिए, प्लस अनचार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनचार्ज। वो तो चार्ज वाली वो तो उसके अंदर आ गई, और ये कौन से गए, अनचार्ज, इस पे कोई आवेश नहीं होना चाहिए, कोई आवेश नहीं हो, ना तो धनात्मक होना चाहिए और ना ऋणात्मक होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है उसकी अपन बात करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या आता है, सेरिन। क्या होता है, सेरिन। और दूसरा आता है, पहला तो हो गया सेरिन हो गया इसका एग्जाम्पल, और दूसरा होता है थ्रियोनिन। क्या होता है, थ्रियोनिन। और जो सेरिन और थ्रियोनिन होता है इसके अंदर जो आर समूह होता है वो कौन सा होता है, सेरिन और थ्रियोनिन के अंदर जो आर समूह होता है वो होता है OH समूह है। कौन सा समूह होता है, इसी के अंदर भी OH समूह होता है और इसी के अंदर भी OH समूह होता है। सेरिन और थ्रियोनिन के अंदर RH समूह, OH समूह होता है जो कि हाइड्रोक्सी, कौन सा, हाइड्रोक्सी समूह होता है। अगर अगर आगे बात करते हैं, सेरिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, फिर कौन सा एमिनो एसिड आता है, एस्पार्जिन। कौन सा, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन। और चौथा आता है ग्लूटामिन, एस्पार्जिन। एक तो हो गया अपना एस्पार्जिन और एक तो हो गया, और फोर्थ हो गया ग्लूटामिन। अब यदि इसके अंदर आर समूह की अपन बात करते हैं तो कौन सा आर समूह इन दोनों के अंदर उपस्थित होता है, इन दोनों के अंदर उपस्थित होता है एमाइड समूह है। एमाइड यानी कि CONH2 वाला समूह, CONH2 समूह वाला समूह उपस्थित होता है, यानी कि एमाइड, एमाइड समूह उपस्थित होता है। और सीधा एग्जाम्पल यहाँ से आता है, सीधा डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछता है, कौन किसका एग्जाम्पल है। नीट के अंदर बहुत बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसका पांचवा, वो होता है क्या, सिस्टीन। क्या होता है, सिस्टीन। और जो सिस्टीन के अंदर जो आर आर समूह होता है, क्या होता है, सिस्टीन के अंदर जो आर समूह होता है वो अपना होता है, क्या होता है, सल्फर समूह। कौन सा, सिस्टीन के अंदर कौन सा समूह पाया जाता है, सल्फर समूह पाया जाता है, सल्फर समूह
पाया जाता है। अब वापिस देखो, दूसरे दूसरे जो एमिनो एसिड को वर्गीकरण किया गया है वो 8 समूह है, यानी कि ध्रुवीय होना चाहिए और अनचार्जेड होना चाहिए। अब अनचार्जेड के अंदर देखो, सेरीन पहला हो गया, सेरीन, दूसरा हो गया थ्रियोनिन। अब जो सेरीन और थ्रियोनिन के अंदर जो 8 समूह होता है वो OH होता है, यानी कि हाइड्रोक्सी समूह होता है। अगली बात करते हैं एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन के अंदर जो 8 समूह होता है वो एमाइड वाला समूह होता है, यानी कि CONH2 वाला समूह होता है। और जो आगे देखते हैं अपन सिस्टीन की, तो सिस्टीन के अंदर जो 8 समूह होता है वो सल्फर वाला समूह होता है। ठीक है, इसी के साथ 8 समूह ये वाला समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगला अपन तीसरा प्रकार देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है। अगला देखो जी, अब जो अगला तीसरे नंबर का जो एमिनो एसिड को वर्गीकरण किया गया है वो अपना होता है 8 समूह के आधार पर। किसके 8 समूह? कौन सा? अब जो एरोमेटिक, कौन सा? एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी जिनके अंदर वल्य पाई जाती है, एरोमेटिक यानी एरोमेटिक वल्य पाई जाती है, उसके आधार पर 8 समूह को वर्गीकृत किया गया है तीसरे नंबर पे। ठीक है जी। अब पहला इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है फिनाइल एलिलीन। क्या होता है? फिनाइल एलिलीन, फिनाइल एलिलीन, एलिलीन, फिनाइल, फिनाइल एलिलीन, फिनाइल एलिलीन। दूसरा जो होता है वो होता है टायरोसिन, और तीसरा होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन होता है। पहला होता है फिनाइल एलिलीन, दूसरा होता है टायरोसिन और तीसरा होता है ट्रिप्टोफैन। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। अब एक चीज यहां से जो, खैर एग्जांपल तो मोस्ट है ही। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो यहाँ पे मैं एक चीज नोट में आपको बता रहा हूं, जो एलन आकाश के मॉडल में लिखी हुई है कि जो पादप क्या करते हैं, पादप जो क्या करते हैं, जो पादप नहीं, वो था प्रोटीन, क्योंकि एमिनो अम्लों से प्रोटीन ही तो बनता है। जो प्रोटीन 280 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर प्रकाश का अवशोषण, क्योंकि एमिनो अम्लों से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि प्रोटीन जो होते हैं 280 नैनोमीटर प्रकाश का अवशोषण किनके कारण करता है? एरोमेटिक, जो एरोमेटिक वल्य के जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड के कारण करते हैं, के कारण ही कर पाते हैं, कारण ही कर पाते हैं। क्या बात बताई मैंने? ये बात बताई कि क्या करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करता है, प्रकाश यानी कि 280 नैनोमीटर का जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित किसके कारण करते हैं? जो एरोमेटिक एमिनो अम्ल होते हैं उसी के कारण वो 280 नैनोमीटर का प्रकाश को अवशोषित कर पाते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल हो गए, फिनाइल एलिलीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन इसको लिख सकते हो। और यदि सबसे जटिल अपन को लिखना हो एमिनो एसिड, तो सबसे जटिल जो एमिनो एसिड होता है वो ट्रिप्टोफैन होता है। क्या होता है? सबसे जटिल जो होता है ट्रिप्टोफैन होता है, वो ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो आयनिन जो हार्मोन होता है, क्या करता है? इंडोल एसिटिक एसिड जो हार्मोन होता है उससे प्राप्त होता है, इंडोल एसिटिक एसिड के हार्मोन से प्राप्त होता है। और जो ये जो टायरोसिन होता है, जो टायरोसिन होता है वो जो पेप्सिन एमिनो एसिड होता है, पेप्सिन जो एमिनो एसिड होता है से प्राप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत बढ़िया। प्रोटीन 280 नैनोमीटर प्रकाश का अवशोषण एरोमेटिक वल्य, एरोमेटिक वल्य एमिनो एसिड के कारण ही कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, अगले पे चलते हैं अपन। फिनाइल एलिलीन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, टायरोसिन हो गया। ठीक है जी। अब देखो चौथे समूह के आधार पर यदि अपन इसका वर्गीकरण करते हैं, चौथे प्रकार के आधार पर यदि अपन इसका वर्गीकरण करते हैं
तो मुख्य रूप से जो आर समूह होता है, मुख्य रूप से जो आर समूह होता है वो क्या क्या होता है? जो आर समूह होता है वो होता है अध्रुवीय। क्या होता है? अध्रुवीय। अध्रुवीय यानी कि अध्रुवीय। अध्रुवीय यानी कि वो क्या होता है? उदासीन। सभी अमीनो एसिड क्या होते हैं इसके? उदासीन होते हैं। उदासीन अमीनो अम्लों को किसके अंदर रखा गया है? 4th नंबर के अंदर। पहला जो इसका जो एग्जाम्पल है उसकी यदि अपन बात करते हैं तो उसका जो पहला एग्जाम्पल होगा मिथियोनिन हो गया। मिथियोनिन हो गया। मिथियोनिन क्या हो गया? पहला जो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो गया मिथियोनिन। क्या हो गया? मिथियोनिन हो गया। हाँ, दूसरा जो एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ल्यूसीन। तीसरा जो एग्जाम्पल होता है आइसोल्यूसिन। आइसो ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, मिथ्योनिन हो गया। चौथा जो एमिनो एसिड होता है वो प्रोलिन। पांचवें नंबर का जो होता है प्रोलिन हो गया, एलिनिन हो गया, एलिनिन। थ्रियोनिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, एलिनिन हो गया, और जो लास्ट में वाला अपना का पता है वो होता है वेलिन। क्या होता है? वेलिन। यानी कि जो पहला शुरुआत में अपन ने क्षारीय एमिनो एसिड देखा था उसके 3 एग्जाम्पल थे, फिर अम्लीय के जो देखे थे उसके 2 एग्जाम्पल थे, फिर अपन ने बात की ध्रुवीय प्लस अनचार्ज, उसके अपन ने 4 एग्जाम्पल देखे। कितने हो गए? 9 हो गए। फिर अपन ने बात की कि एरोमेटिक के उसके 3 एग्जाम्पल देखे, 9 और 3 12 हो गए, और 12 और 6 18 हो गई। कितने हो गए? मिथियोनिन हो गए, ल्यूसिन हो गई, आइसोल्यूसिन हो गई, प्रोलिन हो गए, एलिनिन हो गए, एलिनिन, वेलिन हो गए, और छह हो गए। अभी तो 2 और बच रहे हैं। सातवां जो अपने पास होता है वो ग्लाइसिन होता है। क्या हो गया? मिथ्योनिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, वो मिथ्योनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, एलिनिन, वेलिन और ग्लाइसिन। सही है। जो अपने ध्रुवीय प्लस अनचार्ज के देखे थे वो कितने थे? 5 थे। ठीक है, 5 थे। 5 10, 10 और 3 13 एरोमेटिक वाले, और 13 और 7 20 एमिनो एसिड अपने पास हो गए। जो सबसे सरल होता है, सबसे सरल वो होता है ग्लाइसिन। सबसे सरल एमिनो अम्ल, सबसे सरल जो एमिनो अम्ल होता है वो क्या होता है? ग्लाइसिन। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यदि अपन यहाँ से बात करें कि एनसीईआरटी बुक के अंदर जो 3 एमिनो एसिड की संरचना बना रखी है, तो अपन 6 एमिनो अम्लों की संरचना देखेंगे जो अलग अलग जो क्या करते हैं अलग अलग बुकों के अंदर दे रखा है, और मोस्टली जो एनसीईआरटी को अपन को लेके चलना है तो 3 और बताऊंगा। मोस्टली अपन सभी एमिनो अम्ल की संरचना ना ही देख सकते हैं और ना ही याद कर सकते हैं, और वो पूछा भी नहीं जाता, कभी भी पूछा नहीं गया है। ये 6 एमिनो अम्ल की अपन संरचना देख लेंगे, जिससे अपन जो मॉडल्स लगाते हैं अलग अलग, तो उससे भी अपना पूरी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 6 के अलावा अपन कोई एरोमेटिक एमिनो वो कोई भी एमिनो अम्ल की संरचना की बात नहीं करेंगे। चलो, तो इसी के साथ अपन अब इनकी संरचना की बात करते हैं। 4 प्रकार के बता दिए एमिनो अम्ल को, 4 मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। किसके अंदर? एक तो आर समूह है, यानी कि आर समूह के आधार पर पहला होता था ध्रुवीय और चार्ज वाला। चार्ज को 2 भागों में, क्षारीय और अम्लीय। अब इसके अंदर क्षारीय के अंदर अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे और अम्लीय के अंदर 2 एग्जाम्पल देखे। कौन कौन से? अर्जिनिन, लाइसिन और स्टिरिन क्षारीय एमिनो अम्लों के उदाहरण थे, और जो अम्लीय एमिनो अम्ल थे उसके ग्लूटामेट और एस्पार्टेट 2 उदाहरण थे। उसके बाद में अपन ने बात की आर समूह ध्रुवीय प्लस अनचार्ज की, उसके अंदर 5 एग्जाम्पल अपन ने देखे। कौन कौन से? सेरिन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन और एस्पार्जिन, और लास्ट में देखा सिस्टीन। उसके बाद में अपन ने बात की एरोमेटिक वाले की, उसके अंदर अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे। फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन।
फिर अपन ने जो लास्ट में बात की है वो करी है अध्रुवीय। अध्रुवीय ने उदासीन वाले एमिनो अम्ल की बात की है। उसके अंदर अपन ने 7 एग्जाम्पल देखे। मिथ्योनिन देखा, ल्यूसीन देखा, आइसोल्यूसिन देखा, प्रोलिन देखा, एलिनिन देखा, ग्लाइसिन देखा, और एक अपन ने क्या देखा, देख लिया, 7 हो गए, ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, इस 7 प्रकार के एमिनो अम्ल अपन ने ध्रुवीय वाले देखे। अब अपन जो एनसीईआरटी के अंदर संरचना बता रखी है उनको अपन समझते हैं। ठीक है, तो चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लाइसिन एमिनो अम्ल की संरचना की बात करते हैं। पहला होता है ग्लाइसिन। अब देखो, जो ग्लाइसिन होता है उसकी संरचना इन प्रकार होती है। ये अपना अल्फा कार्बन हो गया, COO, अपना एक पर क्या कर लिया, COOH समूह वाला हो गया, इधर NH2 समूह वाला हो गया, इधर मैं नाइट्रोजन इधर लगा दूं, हाइड्रोजन इधर लगा दूं। ठीक है, इधर 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 अपना हाइड्रोजन होता है, और जो R समूह की जगह क्या लग जाएगा, इसमें H समूह जुड़ा हुआ होता है, यानी इधर H समूह हो जाएगा। यहाँ पे इस संरचना को ध्यान से देख लेना। आगे जाके एक चीज बताऊंगा, यहीं से नोट करवाऊंगा उस चीज को, यहाँ से इसकी संरचना अच्छे से देख लेना। दूसरी जो संरचना होती है वो एलिनिन की बताता हूँ। किसकी संरचना देखते हैं, एलिनिन की। एलिनिन किसकी, एलिनिन की संरचना अपन ने देखते हैं। अब जो एलिनिन की संरचना के अंदर देखो, अपन फिर से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये इस प्रकार की होती है, COOH समूह इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन समूह, नाइट्रोजन समूह, यहाँ पे हाइड्रोजन समूह, और जो अपना R समूह था उसकी जगह कौन सा, CH3 वाला समूह जुड़ा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ होगा, CH3 समूह जुड़ा हुआ होगा। अब अगले जो अपन एमिनो अम्ल की बात करते हैं, तीसरे की अपन यदि बात करते हैं, अपन इसका स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो। अगला जो होता है वो सेरीन होता है। कौन सा, सेरीन होता है। जो सेरीन के अंदर की अपन संरचना बनाए इसकी, तो C अल्फा हो गया, COOH हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना हाई, और इधर NH2 वाला समूह है, इधर क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, CH2OH। ठीक है, R समूह की जगह क्या जुड़ गया, CH2OH समूह सेरीन के अंदर जुड़ गया। ठीक है, ओके जी। अब जो चौथी संरचना है वो अपन को देखनी है। ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, सेरीन हो गया, और लास्ट में देखते हैं टायरोसिन। किसकी, टायरोसिन। यदि टायरोसिन की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, टायरोसिन के अंदर एक COOH समूह अपन को पता है, ये हो गया, एक H2N समूह हो गया, एक हाइड्रोजन समूह हो गया, और इधर क्या करेगा, इधर क्या होगा, CH2 किससे जुड़ेगा, बेंजीन वाले से, किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और इससे जुड़ जाएगा OH समूह, किससे नहीं जुड़ता। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, R समूह की जगह CH2 OH समूह। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, टायरोसिन की संरचना हो गई ये। और इस समूह को अपन कौन सा समूह बोलते हैं, फिनाइल समूह। इसको कौन सा समूह बोलते हैं, फिनाइल। कौन सा, जो OH वाला समूह होता है ना, इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अपन ने क्या देखा, अपन ने संरचना की बात कर रहे थे, अपन को मुख्य रूप से 6 एमिनो अम्लों की संरचना देखनी है। जो कुछ एमिनो अम्लों की जो मुख्य रूप से नेट एग्जाम के लिए जरूरी है, इनकी संरचना मोस्ट है। इनके बाहर अपन को एक की भी संरचना ना ही देखनी है और ना ही याद करनी है, क्योंकि वो अपन को याद भी नहीं हो सकती। और ऐसे अपन यदि 20 एमिनो अम्ल की संरचना देखेंगे तो बायोलॉजी का कितना पार्ट है, जीवाणु बहुत कम, और उसका भी 10% पार्ट है ये एमिनो अम्ल जीवाणु का। तो अपन कितना याद रख सकेंगे, और यही नहीं नीट में पूछा जाता है। ग्लाइसिन के अंदर एक OH R समूह की जगह H समूह पाया जाता है। एलिनिन के अंदर
R समूह की जगह CH3 समूह पाया जाता है। सेरीन के अंदर R समूह की जगह CH2OH समूह पाया जाता है। और टायरोसिन के अंदर CH2 फिनाइल OH बेंजीन और OH वाला समूह पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और मैं इसको फिर बाद में मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मार्कर किधर चला गया? अरे फिर उधर जाता है यार, ये क्या बात है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं लाइसिन, पांचवा जो एमिनो एसिड होता है वो होता है किसकी, अपन देखेंगे किसकी देखेंगे, लाइसिन की देखेंगे, लाइसिन। और छठवा जो अपने पास था वो सिस्टीन था, किसकी देखेंगे, सिस्टीन और लाइसिन की, सिस्टीन और लाइसिन की, किसी की देखेंगे, सिस्टीन और लाइसिन की। अब देखो सी एल्फा सिस्टीन के अंदर इधर COO, इधर कौन सा समूह जोड़ देंगे, COOH, इधर जोड़ देंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन समूह। एमिनोमल जोड़ दिया इस साइड जोड़ दिया COOH समूह। अब इस साइड और इस साइड की बात करते हैं अपन, इस हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस साइड जोड़ देंगे CH2 होल 4 और लास्ट में जोड़ देंगे NH2। लाइसिन के अंदर क्या किया, C अल्फा COOH NH2 हाइड्रोजन है, CH2 होल 4 मतलब 4 4 बार और उसके साथ जोड़ दिया NH2। क्या जोड़ दिया, NH2। ये हो गया अपनी किसकी, लाइसिन की संरचना हो गई, किसकी हो गई, लाइसिन की स्ट्रक्चर अपनी ये हो गई। अगली बात करते हैं सिस्टीन की। तो सिस्टीन के अंदर C अल्फा तो अपने पास होएगा, COOH समूह यह होएगा, ये अपना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन समूह हो ही जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना समूह है। और इधर अपन क्या जोड़ देंगे सिस्टीन के अंदर, सिस्टीन के अंदर मैंने बताया था कौन सा था, ध्रुवीय था प्लस अनचार्ज वाला था, अनचार्ज यानी कि आवेश रहित था। तो इसके अंदर सिस्टीन के अंदर कौन सा समूह आ रहा है, सिस्टीन के अंदर आ रहा है CH2SH यानी कि थायोल वाला समूह आ रहा है। कौन सा, सल्फर आ रहा है, सल्फर आ रहा है नहीं आ रहा है, सल्फर आ रहा है नहीं आ रहा है CH2SH। एक सिस्टीन के अंदर सल्फर आ रहा है, तो ये अपना कौन सा होगा, सल्फर। सल्फर पाया जाता था एमिनोमल के अंदर, सिस्टीन के अंदर कहाँ पाया जाता है, सल्फर, मैंने बताया। यहाँ तक आई समझ में, अपन को 6 एमिनोमल की संरचना देखनी है और 6 अपन को याद करना है मोस्टली। तो जो अपन ने देखा है उनकी स्ट्रक्चर याद करनी है और अपन को इनका बारे में जानना है। अब देखो अपन इसे एक साथ याद नहीं कर सकते, इतने एमिनोमल हैं, 20 प्रकार के हो गए, दो अभी नाम बता रहा हूँ, लेकिन 22 प्रकार के जो एमिनोमल ये अपने क्या करते हैं बायोलॉजी में हर चैप्टर के अंदर घूमते रहते हैं, यानी कि ये आएंगे आगे भी जाके एमिनोमल के बारे में बताएंगे, हर चैप्टर के अंदर आते घूमते रहते हैं, मैंने बताया था। तो वहाँ पे धीरे धीरे अपन को जाके ये पूरे प्रकार के एमिनोमल के नाम याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन ने स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ, क्या लिख रहा हूँ कि जो अपन यहाँ पे बात करते हैं एमिनोमल, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एमिनो एसिड जिनमें सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फर। अब इसके दो एमिनोमल होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। पहला एक तो होता है कौन सा, सिस्टीन, अभी अपन ने देखा। दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा, मिथ्योनिन। पर जो मिथ्योनिन का सल्फर होता है ना, वो किसके रूप में रहता है, मिथ्योनिन का जो सल्फर होता है वो थायो ईथर के रूप में रहता है। किसके रूप में, थायो ईथर के रूप में। थायो ईथर के रूप में रहता है, ठीक है। इस कारण ये तो एमिनोमल जिनमें सल्फर पाया जाता है, दो एमिनोमल हो गए, एक तो हो गए सिस्टीन, अभी अपन ने इसकी संरचना की बात की थी, SS समूह पाया जाता है CH2 समूह के साथ, और अगला हो गया मिथ्योनिन। क्या होगा, मिथ्योनिन। पर इसका जो सल्फर होता है वो क्या करता है, अध्रुवीय थायो ईथर के रूप में रहता है। किसके साथ, अध्रुवीय सल्फर थायो ईथर के रूप में रहता है।
अगला लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कि वह एमिनोमल जो सर्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, एमिनो एसिड, क्या लिख रहा हूँ, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो प्रॉपर, एमिनो एसिड जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता, कौन सा, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध नहीं बनाता। अपने पिछली वाली दूसरी क्लास में देखा था कि पेप्टाइड बंध क्या होता था, पेप्टाइड बंध कौन बना रहा था, इम्यूनो के अंदर प्रोटीन बनने के लिए पेप्टाइड नहीं बनाता है। इम्यूनो एसिड जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता है, ये प्रॉपर पेप्टाइड बंध क्या होता था, दूसरी क्लास में अपन ने देखा था कि जो पेप्टाइड बंध था वो दो एमिनो अम्लों के जुड़ने से बन रहा था, यानी कि जो एमिनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। तो जब दो एमिनो अम्लों के जुड़ने से जब जल बाहर निकल रहा था, यानी कि डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो रहा था, तब पेप्टाइड बंध का निर्माण हो रहा था। और जब पेप्टाइड बंध का निर्माण हो रहा था, मतलब प्रोटीन के निर्माण में, तो यहाँ पे पूछा गया कि एमिनो एसिड जो प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाता है, तो अपन उसका क्या आंसर लिखेंगे, उसका अपना आंसर जाएगा प्रोलीन। क्या जाएगा, प्रोलीन, क्या जाएगा, उसका आंसर जाएगा प्रोलीन। क्या जाएगा उसका आंसर, प्रोलीन जाएगा, प्रोलीन जाएगा, उसका आंसर क्या जाएगा, प्रोलीन जाएगा। अब इसकी यदि अपन संरचना बनाए, क्यों जाएगा प्रोलीन, तो इसकी जो संरचना देखो अपन यहाँ पे, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, ये सी अल्फा, ये COOH वाला समूह पाया जाता है, इधर अपना हाइड्रोजन समूह पाया जाता है, और इधर अपना R समूह अपन ने मान लिया, इधर COOH समूह, इधर H समूह, उधर R समूह, और इधर देखो, इधर क्या हुआ, CH2, CH2, CH2 और नाइट्रोजन। इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है, क्या, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। तीन क्या कर रहा है, CH2 समूह है, और एक कौन सा समूह है, एक नाइट्रोजन वाला समूह इससे जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है इससे, नाइट्रोजन वाला समूह जुड़ा हुआ है, या फिर, हाँ सही है, एक नाइट्रोजन है, और क्या है उसके दो और दो चार हो गए ना, सही है। ये अपना क्या हो गया, इम्यूनो एसिड जो प्रॉपर पेप्टाइड नहीं बना था, प्रोलीन, ये अपना प्रोलीन हो गया, ठीक है जी। क्योंकि ये सर्वतंत्र है नहीं, सर्वतंत्र ये है नहीं, इसलिए यह प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बना था। क्योंकि अपन ने देखा था कि जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था वो क्या कर रहा था, बंध बनाना, पेप्टाइड बंध में भाग ले रहा था, और यह नाइट्रोजन सर्वतंत्र है ही नहीं, तो यह पेप्टाइड बंध में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए यह पेप्टाइड बंध का निर्माण भी नहीं करता है। ओके जी। अब अगले अपन देखते हैं जो 21 और 22 वाला जो एमिनो अम्ल है, ये मुख्य रूप से जो 20 एमिनो अम्ल अपने देखे हैं वो क्या करते हैं, जो 20 एमिनो अम्ल अपने देखे हैं वो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पर जो 21 और 22 वाला जो एमिनो अम्ल अभी आए हैं उनका जो नाम बताया गया है सेलोनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन। 21वां का नाम है सेलोनोसिस्टीन और 22वां का नाम है पाइरोलाइसिन, जो प्रोटीन का निर्माण करने में भाग नहीं लेते हैं। तो अपन वही लिखेंगे 21 और 22 का नाम, अपन एमिनो अम्ल का अपन 22 नाम लिख देंगे। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, सेलोनोसिस्टीन, क्या क्या लिखेंगे, सेलोनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन। जो 21 वाला, जो 21 वाला एमिनो अम्ल होता है, 21वां जो एमिनो एसिड है उसका जो नाम है वो होता है सेलेनोसिस्टीन। सिस्टीन का समझ रहे हो, सल्फर समूह है। 22वां जो एमिनो एसिड होता है उसका नाम है पाइरोलाइसिन। क्या हो गया, सेलेनोसिस्टीन, सेलोनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन। क्या हो गया, सेलोनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन, सेलोनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन इसका नाम हो गया। 21वां का सेलोनोसिस्टीन और 22वां का पाइरोलाइसिन। अब कुछ में जो 3 एमिनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेते, उनके नाम भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ।
ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और गाबा, यानी कि गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। क्या लिखा अपन ने? ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और गाबा। ऑर्निथिन, ये अपना ऑर्निथिन हो गया, दूसरा हो गया सिट्रुलिन हो गया, और क्या हो गया? ये अपना क्या हो गया? सिट्रुलिन हो गया ना, सिट्रुलिन, और तीसरा हो गया गाबा, यानी कि गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड ये तीनों क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते। ठीक है, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, गाबा, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते। ठीक है जी। पायरोलाइसिन सेलोनोसिस्टीन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताने जा रहे हैं अपन, जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं? ऐसे कार्बन, यहाँ पे मैं एक परिभाषा लिख रहा हूँ, ऐसे कार्बन जिसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न होती है। इसे तो एक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे कार्बन जिनकी चारों संयोजकता, यानी कि उससे जो चारों बॉन्ड बना रहे हैं, चारों संयोजकता भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ऐसे कार्बन जिनकी चारों संयोजकता भिन्न होती है, यानी कि भिन्न होती है, ऐसे कार्बन को क्रिल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कार्बन को क्रिल कार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बन को क्रिल, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? क्रिल। सही है, क्रिल। ऐसे कार्बन को क्रिल कार्बन कहते हैं, पूरे प्रकाशीय सक्रिय होते हैं, और ये प्रकाशीय सक्रिय यानी कि ऐसे कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग भिन्न भिन्न समूहों के द्वारा पूरी होती है, ऐसे कार्बन को क्रिल कार्बन कहलाता है। ऐसे कार्बन क्रिल कार्बन कहलाता है, और ये प्रकाशीय सक्रिय होता है। इसे तो इसका जो डिटेल में केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रकाशीय समवेत वाला चैप्टर है, उसके अंदर पूरी बात की जाती है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा समझा गया है। ऐसे कार्बन जिसकी चारों संयोजकता भिन्न होती है, या क्या थोड़ा सा लिखना है, तो ऐसे कार्बन को क्रिल कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिल कार्बन कहा जाता है। इस स्पेलिंग को अपन सही कर लेते हैं, CHIRAL, सही है। क्रिल कार्बन कहते हैं, और ये प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। जो प्राकृतिक, या फिर मैं लिख रहा हूं एक चीज, प्राकृतिक जो अमीनो एसिड होते हैं, क्या प्राकृतिक जो अमीनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। एल फॉर्म में, यहाँ पे कोई एल फॉर्म की बात नहीं की जाएगी, पाए जाते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया जानकारी के लिए, नहीं पूछा कुछ भी नहीं, यहाँ से पूछा नहीं जाता, पर यहाँ पे बता दिया कि जो प्राकृतिक एमिनो एसिड है वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होती है डी फॉर्म और एक होती है एल फॉर्म, यहाँ पे एल फॉर्म में पाया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, वो होते हैं एमिनो एसिड। क्या होते हैं? एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड के अंदर 8 समूह भिन्न पाया जाता है। एक NH2 समूह पाया जाता है, एक COOH समूह पाया जाता है, एक H समूह पाया जाता है, और एक R समूह पाया जाता है। यानी कि 4 समूह अलग अलग होते हैं, पर एक इसका जो अपवाद है वो यहाँ एक्सेप्शन जो इसका एक है वो होता है ग्लाइसिन।
क्योंकि अभी अपन ने ग्लाइसिन की जो स्ट्रक्चर देखी थी वो कुछ इस प्रकार थी। हाइड्रोजन मैंने बताया था कि इसको संरचना को ढंग से देख लेना, बाद में बताऊंगा। ये वो ये पे आ गई है संरचना अपनी, क्योंकि इसके अंदर जो दिखाना है वो दिखाना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के दो समूह तो समान है, इसलिए यह इसका जो कार्बन है वो किरल कार्बन नहीं हो सकता, यह इसका अपवाद हो गया है। ठीक है, तो एक चीज और बतानी है लास्ट के अंदर। लेक्चर तो उड़ गया, लेक्चर नंबर कैसे मिट गया भाई? लेक्चर तू तो बच जा। लेक्चर नंबर 3 अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो जो लास्ट में अपन बात करते हैं इसेंशियल इसेंशियल एमिनो एसिड, वो दूसरा होते हैं, एक तो होता है इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरे होते हैं कौन से? सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड। अनिवार्य एमिनोमल और ये अर्ध अनिवार्य यानी कि अनिवार्य एमिनोमल क्या होता है? वे एमिनोमल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता और उन्हें भोजन के रूप में लिया जाता है, ऐसे एमिनो एसिड जिनका निर्माण शरीर में ना होकर शरीर में नहीं होता है, इन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जबकि जो सेमी इसेंशियल होते हैं ये इनका क्या करते हैं, ये भी भोजन से लिए जाते हैं, पर 6 वर्ष के बाद इनका निर्माण शरीर में बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 6 साल तक तो इन्हें भी भोजन से लिया जाता है, पर जन्म के 6 साल के बाद शरीर में निर्मित, इसलिए इसको अर्ध अनिवार्य कहा गया है, क्योंकि 6 साल तक तो लिया जाता है और उसके बाद में शरीर में निर्मित होने लग जाते हैं। अब अपन इनके एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट अपन को तो एग्जाम्पल ही तो देखने हैं। एमिनो अम्लों के अंदर देखना क्या है, आप तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल हो गया वो हो गया PLL, जो दूसरा हो गया, इसका जो पहला जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ILL, PV और अगला PMT, आइसोल्यूशन, ल्यूसीन और लाइसिन, थ्रियोनिन, ठीक है, वेलिन, इसका फिनाइलएलेनिन, मेथियोनिन, क्या हो गया? आइसोल्यूशन हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, ये क्या हो गया? थ्रियोनिन हो गया। क्या हो गया? ये हो गया थ्रियोनिन हो गया, फिर हो गया वेलिन हो गया, फिर हो गया फिनाइलएलेनिन हो गया, फिर क्या हो गया? मिथ्योनिन हो गया, फिर हो गया ट्रिप्टोफैन। लास्ट वाला क्या हो गया? ट्रिप्टो, गलत लिख दिया रे, ट्रिप्टोफैन, सही है। और इसके भी एग्जांपल अपन लिख लेते हैं, हिस्टीडीन और क्या हो गया? अरे आइसोल्यूशन, ल्यूसीन,
आइसोल्यूशन ल्यूसीन, ग्लाइसिन, थ्रेओनिन, वेलिन, फिलानिन, एलानिन, मेथिओनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन और आर्जिनिन। हिस्टीडीन और आर्जिनिन, ठीक है। इससे एमिनो एसिड जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, इन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अगला है जो सेमी इसेंशियल है, सेमी इसेंशियल है, तो दो एमिनो एसिड होते हैं, एक होता है हिस्टीडीन और दूसरा होता है आर्जिनिन, जो जन्म के 6 साल बाद शरीर में निर्मित हो जाते हैं। पहले तो इन्हें भी भोजन से लिया जाता था, इसलिए इसको अनिवार्य कहा गया। फिर 6 साल बाद में शरीर में निर्मित हो जाने के बाद में इसको अर्ध अनिवार्य कहा गया है। आज अपन यहीं तक देखेंगे। कल अपन जो अगली अपनी क्लास होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके। और जो अगली अपनी क्लास होगी वो प्रोटीन के बारे में होगी। अब अपन प्रोटीन की एमिनोमल के बारे में जानेंगे, एमिनोमलों से प्रोटीन की संरचना के बारे में जानेंगे, ठीक है। एमिनोमलों का आज काम पूरा हो गया, आज खत्म हो गया एमिनोमल। अब कल अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोटीन की संरचना की। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की संरचना की, प्रोटीन की संरचना, ठीक है। बहुत आई होप तुम सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आई एक बार वीडियो को वापस देखना, सब समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।